बेटे आज हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल थर्ड सेज फंडामेंटल प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो हमारे पास 3 फंडामेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या आ रही है? क्लासिकल एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन consist of proving mathematically that shortest distance between 2 points in a plane is a straight line। क्या कहता है कि अगर मेरे पास प्लेन में कोई भी 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, सपोज एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है मेरे पास, तो कहता है कि इस प्लेन में इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। तो मैं क्वेश्चन प्रूव करूंगी कि डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स शुड बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। पहले मैं ये लेके चलूंगी कि इसने सपोज स्ट्रेट लाइन की जगह पे क्या फॉलो की है, कर्व फॉलो की है। तो एंड पे मेरे पास ऑटोमेटिकली जो कर्व की शेप होनी चाहिए वो इस फॉर्म में आ जानी चाहिए, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन को दोबारा से ध्यान से पढ़ते हैं। क्लासिकल एलिमेंट्री एप्लीकेशन ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कंसिस्ट ऑफ प्रूविंग मैथमेटिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन लेके नहीं चलूंगी, स्ट्रेट लाइन मेरा रिजल्ट है, उसको मैंने प्रूव करना है। मैं ये लेके चलूंगी कि 2 पॉइंट्स के बीच में एक पॉइंट से जब हम मूव कर रहे हैं सेकंड पॉइंट तक, तो हमने कौन सा पाथ फॉलो किया है? कर्व का पाथ फॉलो किया है। ठीक है, तो अब प्रूव करते हैं कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के थ्रू। सपोज ये पॉइंट प्लेन में है तो ऑब्वियसली ये कंपोनेंट्स इसके x1 y1 आ जाएंगे, b के लिए कौन से आ जाएंगे? x2 y2 पॉइंट्स आ जाएंगे। लेंथ ऑफ द कर्व, क्योंकि अब मैंने स्ट्रेट लाइन तो प्रूव करनी है, मैं लूँगी कि कर्व की लेंथ कितनी आ रही है। ठीक है, तो हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला ऑलरेडी किया हुआ है, इट इज़ फ्रॉम पॉइंट x1 टू x2। तो फंक्शन किस टाइप का आएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। ये लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला हमने ऑलरेडी किया था, फर्स्ट ईयर में भी किया था, +2 में भी किया था। ठीक है, कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो आर्क बन रही है उसकी लेंथ हम इस फॉर्मूले से निकालती हैं। तो अब ये मेरे पास अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये क्या आ रहा है? x1 x2 फंक्शन ऑफ x y एंड y डैश आ रहा है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x y y डैश क्या बना मेरे पास? 1 प्लस वाई डैश स्क्वेयर होल पावर 1/2, यही चीज़ आ रही है हमारे पास, राइट। तो अब इस फंक्शन को हमने चेकआउट करना है फॉर मैक्सिमम या मिनिमम डिस्टेंस के लिए। तो एक्सट्रीमल प्रॉब्लम है तो या तो हम मिनिमम वैल्यू निकालते थे या मैक्सिमम, तो इस केस में हमने शॉर्टेस्ट मीन्स मिनिमम वैल्यू निकालनी है बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स। तो अब हमने ये देखा कि इसमें x तो इन्वॉल्व ही नहीं है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। तो उस केस में हमारी जो आइलर्स इक्वेशन थी वो किस में शिफ्ट हो गई थी बेटे? डी बाई डी एक्स ऑफ करली एफ ओवर करली वाई डैश इज इक्वल्स टू 0 माइनस करली एफ ओवर करली वाई। अब करली एफ ओवर करली वाई तो है ही नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू 0 आ जानी है। डी बाई डी एक्स करली एफ ओवर करली वाई डैश, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगी बेटे? पार्शियली डिफ्रेंशिएशन 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। 2 के साथ 2 कैंसल्ड आउट। डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इज 0 मीन्स द रिजल्ट इज कांस्टेंट। कौन सा रिजल्ट कांस्टेंट हुआ? y डैश ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज कांस्टेंट। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स कर देते हैं हम, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा? वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर। अगर हम इसको रीराइट फॉर्म में लिखें तो वाई डैश स्क्वायर कॉमन आ गया तो 1 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई डैश स्क्वायर विल बी सी स्क्वायर ओवर 1 माइनस सी स्क्वायर। तो अगेन
इसका रिजल्ट कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, उसका नाम सपोज हमने ए स्क्वायर रख लिया। अब यहाँ से मेरे पास ये वैल्यू किसकी आ रही है, वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, वी कैन रीराइट इट एज वाई डैश इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर। ये वाई डैश है, तो अगर हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करें तो वी विल गेट वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ ए, राइट, कुछ भी आ सकता है। ए स्क्वायर था यहाँ पे, जब हमने किया वाई डैश तो यहाँ पे ए आना था। वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए इंटू एक्स टाइप, कुछ भी लाइक दिस आ जाएगा। इंटीग्रेट करोगे तो इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसल्ड हो गया। ये तो मेरे पास कांस्टेंट टर्म एज इट इज़ ही रख सकते हो, 1 आएगा ना इसका, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन इंटू एक्स प्लस सम अनदर कांस्टेंट आएगी। तो अब ये जो शेप ले रहा है वो किस टाइप की शेप आ गई, एम एक्स प्लस सी टाइप शेप आ गई। तो इसका मतलब शुरू मैंने क्या किया था कि आर्क के थ्रू हम मूव कर रहे थे, पर ये आर्क के थ्रू नहीं जाएगा, कर्व के थ्रू नहीं जाएगा, इट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। तो शॉर्टेस्ट कर्व विच विल जॉइन 2 पॉइंट्स इन प्लेन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। B part is another problem. It is very very important. Brachistochrone problem. Brachistochrone प्रॉब्लम। अब ये इस पर्सन ने निकाली प्रॉब्लम। इसमें वो क्या कहता है कि मेरे पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं। यहीं से हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, नहीं तो दोबारा लिखनी पड़ेगी मेरे को। स्टेटमेंट इज गिवन, सपोज ए एंड बी आर एनी 2 पॉइंट्स इन स्पेस। पहले हम किस में बात कर रहे थे बेटे, पार्ट ए फंडामेंटल प्रॉब्लम जो फर्स्ट थी, प्लेन में बात कर रहे थे। अब बात जो हो रही है वो किस में हो रही है, स्पेस में। तो डिफरेंस क्लियर हो गया आई थिंक आपको। दीज आर 2 पॉइंट्स इन स्पेस बट नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन। नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन का मतलब हैं तो ये पॉइंट स्पेस में ही, राइट। तो ए के नीचे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अगर वर्टिकली इसके नीचे नहीं है तो पॉइंट बी कहाँ पे होने चाहिए, एनीवेयर हेयर और देयर और हेयर और हेयर। इट कैन बी लाइक दिस। इस तरह से इसका डिस्टेंस जो है वो बन सकता है, पर वर्टिकली इसके नीचे नहीं है। फर्स्ट लाइन का मीनिंग, ए एंड बी एनी 2 पॉइंट इन स्पेस बट नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन। ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ प्लेन कर्व। तो इनको जब ज्वाइन किया हमने, किसके थ्रू ज्वाइन किया है, थ्रू अ कर्व। तो ऑटोमेटिकली ये हमारी इस तरह के कर्व हमने लेनी है। उसके बाद वो कहता है कि ए को हमने कहाँ पे रखना है, हायर लेवल देन बी। ए पॉइंट ऊपर होएगा, बी उससे नीचे लेना हमने। प्रॉब्लम क्या है, अभी हमें उसने कंडीशंस बताई थी कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। अब वो कहता है प्रॉब्लम क्या है, हमने फाइंड करना है फॉर्म ऑफ सी विच इंश्योर्स दैट टाइम ऑफ फॉल फ्रॉम ए टू बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ स्मूथ पार्टिकल अलॉन्ग इट इज़ अ मिनिमम स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इज कॉल्ड द ब्रैकिस्टोक्रॉन प्रॉब्लम। इम्पॉर्टेंट उसने ऑलरेडी लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि अब पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन पे फॉल किया है, राइट, कर्व के थ्रू अलोंग द कर्व, राइट। तो अब पहले तो वो रेस्ट पे था, पर अंडर द ग्रेविटी वो फॉल कर गया है जब पार्टिकल इसके अलोंग मूव किया। तो अब मैंने ये बताना है कि कम से कम कितना समय उसको लगेगा। वी हैव टू फाइंड टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल मतलब पोजीशन ए से पोजीशन बी तक आने के लिए, नीचे गिरने तक उसको कितना टाइम जो है वो लग रहा है। तो हमने टाइम इस केस में फाइंड आउट करना है। तो अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया कि ये जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो स्पेस में लिए थे। सपोज़ ये मेरे पास इनिशियल पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास, इधर आएंगी वाई एक्सिस, इधर हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड आएंगी नेगेटिव वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड ले लिया प्लेन में।
ए एंड बी दीज पॉइंट्स, ठीक है। अभी उन्होंने हमें कंडीशन बताई है कि जो हमने प्लेन लिया है वो इस तरह से लेनी है ये प्रॉब्लम, क्योंकि अंडर द ग्रेविटी इफेक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड एक्स वाई प्लेन उन्होंने इसको मान लिया है बेटे, ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या लिया है, पॉजिटिव एक्सिस, तो ओपोजिट क्या आ जाएगी फिर, नेगेटिव एक्सिस। ए पॉइंट इज हियर, बी इज एनी वेयर, तो किसके थ्रू उसको ज्वाइन कराना था, थ्रू द आर्क लेंथ। अब पॉइंट ए के कंपोनेंट x1 y1 आ रहे हैं, से बी के आ रहे हैं x2 y2। अब जब ए से बी तक पार्टिकल डाउन आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो किस इफेक्ट के अंडर आ रहा था, अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा था। तो मैं ए से बी को डायरेक्ट नहीं निकालूंगी, मैं कैसे देखूंगी कि इनिशियली तो उसने बोला था कि पार्टिकल इज एट रेस्ट, इनिशियली पार्टिकल इज एट रेस्ट, उस केस में पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या जाएगी, -mgh। अगर हम माइनस, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, तो डिस्टेंस जो था पॉजिटिव वाई एक्सिस अगर ऊपर लें तो नीचे नेगेटिव लें, तब हमारे पास माइनस का साइन आएगा, राइट, -mgh। तो इसका मतलब हमें बुक में पॉजिटिव एक्सिस अपवर्ड लेनी है और नेगेटिव डायरेक्शन डाउनवर्ड ही लेनी है। -mgh पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी पॉइंट ए पे, तो काइनेटिक एनर्जी ऑब्वियसली ज़ीरो होएगी, क्योंकि बॉडी यहाँ पे क्या थी, रेस्ट पे थी। अब एट एनी पॉइंट पी में बी पे नहीं जा रही सीधा, मैंने बोला कि सपोज उसने पोजीशन पी ले लिया है, कंपोनेंट आ रहे हैं एक्स और वाई, तो पी के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो अब क्या आ जाएगी, वो भी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी है, mgh। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, -y आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो अब काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, क्योंकि पार्टिकल ए से बी तक आ गया है, हाफ ऑफ mv², तो से v इज द वेलोसिटी। तो अब ए से स्मॉल डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वहाँ तक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट इनिशियल स्टेज इक्वल्स टू सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी अदर पोजीशन से पी। क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, -mg(y1 + 0) इज इक्वल्स टू -mgy + ½ ऑफ mv²। h की जगह पे यहाँ पे y1 है ना, तो वो रिप्लेस किया और कुछ नहीं किया। इट विल बी m थ्रू आउट कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो ½ mv² इज इक्वल्स टू mg कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, y - y1, m के साथ m भी कैंसल्ड आउट, तो v² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स g y - y1। तो वेलोसिटी अगर लेनी हो तो इट विल बी √2 2g y - y1, राइट। तो ये मेरे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का कंपोनेंट आ गया। अब p पोजीशन तक आया था, जाना मैंने b तक था, फिर मैंने ले लिया कि उसने स्मॉल डिस्टेंस p' कवर किया, इट विल बी x + Δx, क्योंकि स्मॉल है तो नेबरिंग पॉइंट है। ये कितना हो गया हमारी आर्क लेंथ, Δs। Δs मीन्स आर्क लेंथ, लेंथ ऑफ आर्क, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में Δs निकाला था। तो लेंथ ऑफ आर्क अभी हमने क्या बोला था, Δs। मैं नेक्स्ट वीडियो में बेटे शेयर करती हूँ।